वन वेलकम टू सिविल्स डिकोड। आज हम साइंस एंड टेक के पीटी 365 के थर्ड पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहली न्यूज है फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फेशियल रिकग्निशन टूल डेवलप किया गया है, जिसका नाम है अस्तर। इसका फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फेशियल रिकग्निशन पावर्ड सॉल्यूशन फॉर टेलीकॉम सेम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन। देखिए, जब भी हम सिम परचेज करते हैं, हमारा कुछ ना कुछ प्रूफ लगता है आईडी का, हमारा फोटोग्राफ वगैरह हर चीज जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे नाम से बहुत सारी डुप्लीकेट सिम जारी हो रखी होती है, जिनके बारे में हमें पता नहीं लग पाता। सो इसको लेके संचार साथी नाम का एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेके आई थी। गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इस इनिशिएटिव को लाया था। इसका मेन पर्पस क्या था इनिशिएटिव का, कि जितने भी कस्टमर्स हैं या कंज्यूमर हैं, जैसे मैं और आप, ये जान सके कि इनके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन जो है वो फर्जी तौर पे इशू हो रखे हैं, तो उस हिसाब से ये रिपोर्ट कर सकते हैं कि फ्रॉड चल रहा है। इसके लिए आपको संचार साथी पोर्टल पे जाना है, आपको कुछ प्रोसेस फॉलो अप करना है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपके नंबर पे कितने और नंबर सेम तरीके से चलाए जा रहे हैं आपके सिम पे ना। इसमें बहुत सारे मॉड्यूल हैं, जैसे सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर है, जिसमें आप मतलब अपना लॉस्ट मोबाइल है उसका कंप्लेंट कर सकते हैं। नो योर मोबाइल कनेक्शन पे जाएंगे तो वहां आप देख पाएंगे कि आपके नाम से रजिस्टर होके कितने मोबाइल कनेक्शन जारी हो रखे हैं। टेलीकॉम एनालिटिक्स है फॉर द फ्रॉड मैनेजमेंट। इसके अलावा अस्तर नाम का सिस्टम है। अब यही सिस्टम की हम बात करेंगे, जिसको हाल फिलहाल लॉन्च किया गया। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड टूल है, जिसमें कि सिम अगर आपके नाम से इशू हो रखी है फर्जी, तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है डॉक्यूमेंट्स को चेक करके। अब डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ आपका फोटो आईडी का प्रूफ होगा, राइट? उसी फोटो आईडी को मैच किया जाएगा जितने इशू हो रखे हैं सिम, उसके साथ कंपेयर करके फिर देखा जाएगा कि फेस आईडी किसके साथ एग्जैक्ट मैच हो रही है, कौन सा यूजर जो है वो एकदम एग्जैक्ट सही है, बाकी सारे फर्जी सिम है। परम सिद्धि नाम का सुपर कंप्यूटर जो है वो डाटा प्रोसेसिंग में मदद करेगा। आपका कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क मॉडल इसमें यूज किया जाएगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक मॉडल होता है। फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, तो हर एक इंडिविजुअल के कुछ यूनिक फीचर होते हैं, है ना, फेस के। किसी की जॉ लाइन अच्छी होती है, किसी के लिप्स का शेप अलग है, नाक का शेप अलग है, वो सब आपके फेशियल मतलब बोल सकते हैं आप स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक हैं। इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं लोगों की इंडिविजुअलिटी को। सो इसी टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि फोटोज वीडियोज और रियल टाइम में हम असेस कर पाए कि कौन सी रियल चीज है, कौन सी खराब है। कंप्यूटर का एक एल्गोरिदम डेवलप किया जाता है। उस एल्गोरिदम को सिखाया जाता है कि मतलब क्या शेप रहेगी पर्टिकुलर पर्सन के चीक बोन्स की, क्या उसका कंटूर रहेगा लिप्स का। फिर वो एल्गोरिदम के हिसाब से कंप्यूटर मैच करता है, जिसका मैच हो जाता है मतलब वो यूजर एकदम रियल है, अदरवाइज वो वीडियो या फिर वो फोटो फेक है। और फिर उसके बाद ये जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, इसके लिए कंप्यूटर वो सारा जो डाटा होता है वीडियो फोटो का, उसको एक न्यूमेरिकल कोड में कन्वर्ट कर देता है। यही न्यूमेरिकल कोड कहलाता है आपका फेस प्रिंट। जैसे फिंगरप्रिंट है, वैसे ही फेस प्रिंट। वेरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए सिस्टम जो है वो आपके फेस प्रिंट को किससे कंपेयर करेगा, एग्जिस्टिंग डाटाबेस से। अगर एग्जैक्ट मैच हो गया तो सही है, अगर नहीं मैच हुआ तो इट मींस कि फेक वाला वीडियो या फोटो यूज किया गया है। हर एक तरीके के बायोमेट्रिक जो है वो यूज किए जा सकते हैं। जैसे कि बायोमेट्रिक की डिफरेंट टाइप है। बिहेवियरल बायोमेट्रिक, यानी कि हर किसी का अलग अलग बिहेवियर होता है, स्टाइल होता है अलग अलग अपना। टाइपिंग का अलग स्टाइल होगा किसी का, इंटरेक्शन का अलग स्टाइल होगा, फिजिकल स्टाइल किसी का अलग होगा, फोन को हैंडल करने का, कैरी करने का, नेविगेशन स्टाइल, ये सारे फीचर्स भी यूनिक होते हैं। फिजिकल में क्या आता है, फेस रिकग्निशन, हर किसी के फेस फीचर विल बी डिफरेंट। आई स्कैनर्स हो गया, आई का रेटिना होता है ना, इट इज डिफरेंट, मतलब इट इज बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल। वॉइस रिकग्निशन, हर किसी की आवाज डिफरेंट होती है। फिंगरप्रिंट्स ऑब्वियसली डिफरेंट होते हैं, सिग्नेचर भी डिफरेंट होता है। फिर केमिकल और वीन में इंडिविजुअल का डीएनए और उसकी वीन की रिकग्निशन जो होती है वो भी डिफरेंट होती है, एंड इट ऑल्सो कम्स अंडर द बायोमेट्रिक्स। अब एप्लीकेशंस क्या है आपकी एफआरटी की, जो फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी है। ऑब्वियसली इससे बहुत सारे क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, मिसिंग पर्सन, चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ये बहुत सेफ ऑप्शन है। आप किसी भी बैंक में अपना कुछ लॉकर वगैरह डेवलप करते हैं, तो उस लॉकर का जो पासवर्ड है वो आपका फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी से बनाया जा सकता है। एयरपोर्ट में एक डिजी यात्रा नाम का इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का। जब भी आप एयरपोर्ट में जाते हैं तो डिजी यात्रा इनिशिएटिव में आपका जो फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी है, उसकी मदद से फेस का लॉक जो है उसको यूज करके ही आपको इन किया जाता है एयरपोर्ट के अंदर। ये एक इनिशिएटिव है ना, आप चेक इन कर सकते हैं मतलब विद द यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। हेल्थ केयर की अगर बात करें, तो पेशेंट के अगर रिकॉर्ड है, हर किसी का रिकॉर्ड जो होता है हेल्थ रिलेटेड, वो मोस्ट प्राइवेट मैटर होता है, वो किसी को भी असेस ना हो पाए। तो इसलिए इंडिविजुअल पेशेंट का जो रिकॉर्ड रहेगा उसको असेस करने के लिए उस पेशेंट का फेस आईडी लगाया जा सकता है एज अ लॉक, राइट। अब बात करेंगे सुपर कंप्यूटर्स की। इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर एरावत है। ये एरावत नाम की कंप्यूटर ने टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग की लिस्ट में 75th रैंक हासिल किया है।
देखिए सुपर कंप्यूटर माने कंप्यूटर के भी बाप इस तरीके से समझिए, है ना। सुपर तो इसीलिए लिखा गया है वर्ड। एरावत जो है इसको सीडेक पुणे महाराष्ट्र के द्वारा इंस्टॉल किया गया है। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट और फास्टेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम है। सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं फ्लॉप्स। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। जितना फ्लॉप्स हाई होगा उतना ज्यादा वो अच्छा होगा, उतनी उसकी स्पीड अच्छी होगी। तो इसकी यहाँ पे स्पीड लिखी गई है 13,000 प्लस टेराफ्लॉप की इसकी स्पीड है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू है। इसको नेशनल प्रोग्राम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंडर इंस्टॉल किया गया है। ये प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोग्राम था, जिसका मेन पर्पस क्या था, नए नए इनोवेशन, नए नए एडॉप्शन करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। सुपर कंप्यूटर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम होते हैं जो एक्चुअल में बहुत हाई कंप्यूटेशनल कैपेसिटी रखते हैं, कैलकुलेशन बहुत फास्ट करते हैं। फ्लॉप से इसको मेजर किया जा सकता है स्पीड को। इंडिया के 3 सुपर कंप्यूटर अभी तक टॉप 500 लिस्ट में आ चुके हैं एंड एरावत इज ऑल्सो द लेटेस्ट वन। परम सिद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रत्युष और मिहिर, ये कुछ 3 कंप्यूटर हैं जो सुपर कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, जिसको 1991 में सेटअप किया गया था। परम शिवाय पहला सुपर कंप्यूटर था जिसको इंडिजियसली हमने अपने ही मतलब इंडिया के अंदर 2019 में क्या किया था, असेंबल किया था अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग नाम का मिशन 2015 में लाया गया था, जिसका मेन पर्पस था सुपर कंप्यूटिंग जो है उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूशंस को बिल्डअप करना। नेशनल नॉलेज नेटवर्क इसी का पार्ट है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सुपर कंप्यूटर्स को नेशनल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड के ऊपर एक साथ कनेक्ट करके बड़ा सिस्टम डेवलप करते हैं। ये सब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा कंबाइनली किया जा रहा है। सीडेक जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। सुपर कंप्यूटर के बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि ये डाटा इंटेंसिव रिसर्च कर सकता है, एरोस्पेस और इंजीनियरिंग में यूज हो सकता है, वेदर फोरकास्टिंग में यूज हो सकता है, एनर्जी एक्सप्लोरेशन में यूज हो सकता है, हेल्थ और मेडिसिन की फील्ड में बहुत बड़े डाटा को इजिली एसेस किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द कोविड-19 बहुत अच्छे से किया जा सकता था। डिफेंस और मिलिट्री में भी इसका यूज है। इसके रिलेटेड अगर डेवलपमेंट देखें तो डिजिटल इंडिया रिस्क वी माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा लाया गया था, जिसका मेन पर्पस था नेक्स्ट जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर्स को इंडिया के अंदर ही बिल्ड करना। अब प्रोसेसर्स किसमें यूज होते हैं, कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स में, राइट। ये माइक्रो है तो विच मींस की स्पीड बहुत फास्ट, जगह कम घेरेंगे तो ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। इसमें बहुत सारे स्टार्टअप एकेडमियां आपस में इन्वॉल्व हो रखे हैं। रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर की अगर बात करें तो ओपन सोर्स इंस्ट्रक्शन है ये आर्किटेक्चर के लिए। इसमें प्रोसेसर्स को डेवलप किया जाता है डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए, जैसे कि इसको स्मार्टफोन में यूज किया जाएगा, प्रोसेसर को इंटरनेट ऑफ थिंग्स में यूज किया जाएगा, ये सब। स्टार्टअप्स के द्वारा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये लिखा गया है कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा जो कहा जा रहा है कि ओवर टॉप सर्विसेज यानी कि ओटीटी सर्विसेज को जो रेगुलेट करना चाहिए उसको हम अपोज करते हैं। मतलब इनका कहना यह है कि ओटीटी सर्विसेज जो है वो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर नहीं आनी चाहिए। अब नेट न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए हम नेट यूज करते हैं, हम नेट पे बहुत सारी एप्स यूज करते हैं, जैसे इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया। हो सकता है ये एप्स जो है ये कई बार स्लो डाउन कर दें अपने यूजर इंटरफेस को, है ना। इस तरीके से कर दे मतलब इनको ऐसा लगे कि जो इनको ज्यादा अच्छा पैसा दे रहा है, इनका अच्छा पैकेज खरीद रहा है, उनको ज्यादा स्पीड का इंटरनेट दिया जाएगा, ज्यादा एक्सेस दिया जाएगा पेजेस का, बाकियों को नहीं दिया जाएगा। ये हो गया डिस्क्रिमिनेशन करना नेट के बेस पे। न्यूट्रलिटी का मतलब होता है नो काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हम सबके लिए बराबरी रखेंगे। तो ये नेट न्यूट्रलिटी जो है वो प्रमोट की जाती है ताकि ओपन इक्वल इंटरनेट जो है वो हर किसी के लिए होना चाहिए। हर एक एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म अगर किसी के भी डिवाइस के अंदर है तो वो इक्वल तरीके से चलनी चाहिए, कंटेंट सबके पास बराबरी जाना चाहिए। दिस इज द नेट न्यूट्रलिटी। जितनी भी कॉर्पोरेशंस हैं इंक्लूडिंग द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, उनको इंटरनेट डाटा को और यूजर्स को बराबर से ही डील करना चाहिए। देयर शुड बी नो काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ट्राई ने हाल फिलहाल एक फ्रेमवर्क रिलीज किया था जिसका नाम था प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशनरी टैरिफ फॉर डाटा सर्विस रेगुलेशन 2016। इसमें साफ बोला गया कि जितने भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनको डिफरेंट काइंड ऑफ रेट्स जो है यूजर्स को चार्ज करने का कोई हक नहीं है। ऐसा नहीं है कि सर्विस प्रोवाइडर अलग अलग रेट्स जो है वो चार्ज करके अलग अलग तरीके का नेट, अलग अलग तरीके का मतलब प्रोसेसिंग जो है एप्स का वो देना शुरू कर दे। ये नेट न्यूट्रलिटी के अगेंस्ट हो जाएगा। तो कोशिश यही करनी है कि अगर आप मतलब मान के चलिए डिफरेंट रेट्स पे डाटा पैक परचेज कर भी रहे हैं तो स्पीड जो है वो वेरी कर सकती है क्योंकि आपने कम पैसा पे किया है। लेकिन अगर आप सेम तरीके का मतलब सब कुछ ले रहे हैं उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो नेट न्यूट्रलिटी जो है वो इससे इफेक्ट हो जाएगी। ओवर द टॉप या फिर ओटीटी सर्विसेज क्या होती हैं, देखिए ओटीटी माने नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, ये सब। तो जितना भी कंटेंट आपका और एक किसी एप्लीकेशन पे या फिर किसी सर्विस यूजर के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है और पब्लिक इंटरनेट के थ्रू कंज्यूम किया जाता है उसको ओटीटी सर्विस में कैटेगराइज किया जाता है। ये दो तरीके की होती है, कम्युनिकेशन सर्विस और एप्लीकेशन। कम्युनिकेशन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम इसके एग्जांपल्स हैं ना, जिसमें हम लोग मतलब डेली
रूटीन की एक्टिविटीज के लिए मैसेजेस वगैरह भेजते हैं। और उसके अलावा ओटीटी एप्लीकेशन में आपका जो मीडिया सर्विसेज होगी, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, फेसबुक, जिसमें आप सोशल मीडिया, क्लाउड सर्विसेज और कॉमर्स, ट्रेड ये सब करते हैं। रिसेंटली टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ये कहा था कि ओटीटी की स्ट्रीमिंग जो प्लेटफॉर्म है वो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर नहीं आएंगे, तो किसी भी तरीके का लाइसेंस यूनियन गवर्नमेंट से लेने की परमिशन जो है वो नहीं पड़ेगी। यूनियन गवर्नमेंट का मतलब इसमें कोई रूल नहीं रहेगा। और ये भी कहा गया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो रूल्स हैं 2021 के, जो कि आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा निकाले गए हैं, ओटीटी सर्विस को उनके अंडर रेगुलेट किया जाएगा। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ट्राई के अंदर इनको लेके आओ, तो उसी के लिए ऑपोजिशन चल रहा है। अब बात करेंगे 5G इकोसिस्टम की। देखिए, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक कंसल्टेशन पेपर रिलीज किया गया जिसमें बोला गया कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो 5G इकोसिस्टम से कैसे आ सकता है। 5G मतलब जी का माने जनरेशन है ना। जब भी हम नेट वगैरह यूज करना शुरू किए थे, इसके अलग अलग जनरेशन आते गए, जितनी हाई जनरेशन उतनी ज्यादा हाई स्पीड। इसको बस इस तरीके से समझिए, 4G की स्पीड ज्यादा होगी कि 5G की? ऑब्वियसली 5G की, क्योंकि वो नेक्स्ट जनरेशन का एक नेटवर्क है। थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें बहुत सारे टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपस में जुड़ती हैं। लगभग 7 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको ऑर्गेनाइजेशनल पार्टनर कहा जाता है। ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली, इसमें सेलुलर टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है उसकी स्पेसिफिकेशन पे काम किया जाता है। करंटली 3GPP के द्वारा जो डिफाइंड स्टैंडर्ड है वो 5G के लिए लॉन्च किए गए हैं। फिफ्थ जनरेशन किसकी है? मोबाइल नेटवर्क की। तो देखिए, ग्लोबल वायरलेस स्टैंडर्ड जो है वो हमारे पास कब शुरू हुए थे? सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन था जिसमें बहुत कम स्पीड आती थी, डाटा बहुत महंगा होता था। फिर 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G आया। फीचर्स बढ़ते चले गए। जैसे फर्स्ट जनरेशन में आप वीडियो कॉल नहीं कर सकते थे डाटा के साथ, कोई ऐसा यूजर इंटरफेस नहीं था, लेकिन 4G 3G में कर सकते थे। तो ये हाई स्पीड का एक मल्टी जीबीपीएस गीगाबाइट पर सेकेंड का डाटा स्पीड का मतलब बोल सकते हैं सिस्टम होता है, जिसमें 5G के अंदर अब ये है कि लेटेंसी बहुत ही कम है। लेटेंसी का मतलब वर्ड को तोड़ दीजिए। लेटेंसी, लेट आना, मतलब अगर लेटेंसी कम है तो सिग्नल लेट नहीं आएगा, बहुत फास्ट तरीके से आएगा। मतलब उसमें आप बोल सकते हैं गैप नहीं होगा जब सिग्नल आप तक पहुंचेगा, है ना। तो जितनी ज्यादा कम लेटेंसी होगी उतना ज्यादा बेटर माना जाएगा कम्युनिकेशन नेटवर्क को। तो जो 5G है उसकी अल्ट्रा लो लेटेंसी है, ज्यादा रिलायबल है, मैसिव नेटवर्क कैपेसिटी है और ज्यादा मतलब आप बोल सकते हैं यूनिफॉर्म यूजर एक्सपीरियंस ये देता है। प्राइवेट 5G है, इसको हम कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क के तौर पे जानते हैं। ये वो नेटवर्क है जिसमें एक फर्म जो है, मान के चलिए कि प्राइवेट 10 बंदों की कंपनी है, वो चाहती है कि हमारा खुद का प्राइवेट नेटवर्क होना चाहिए, है ना, क्योंकि सीक्रेट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंशियल मैटर्स हम डील करते हैं। तो फर्म का अपना यूज जो होता है उसके लिए फर्म प्राइवेट 5G भी अडॉप्ट कर सकती है। ये एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है, इसमें भी 3GPP बेस्ड नेटवर्क का जो स्पेक्ट्रम है उसी को यूज करना पड़ता है। बेनिफिट क्या है 5G के? एक तो स्पीड इंप्रूव हो जाती है, डाटा सिक्योर हो जाता है और ज्यादा लेटेंसी कम हो जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एप्लीकेशन में 5G यूज होता है, जैसे रोबोटिक सर्जरीज हो गई, ड्रोन्स हो गए। गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इनिशिएटिव लाए गए जिसमें 5G सर्विसेज को और ज्यादा फैसिलिटेट किया जाएगा। जैसे 5G टेस्ट बेड स्टार्टअप्स के लिए खोले गए, मतलब जहां पे आप जाके टेस्ट कर सकते हैं 5G के सिस्टम को। जैसे 5G के लिए भी तो मोबाइल बन रहे हैं ना अलग से, उसका टेस्टिफिकेशन करना वो सब इस पे किया जा सकता है, जिसमें माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है उनके लिए बनाया गया खास करके, क्योंकि उनके पास अपना सिस्टम नहीं होता जिससे वो बार बार टेस्टिंग कर सकें, है ना, मोबाइल वगैरह या हर चीज का कंस्ट्रक्शन करके 5G बेस्ड इक्विपमेंट बना के। भारत नेट का जो प्रोजेक्ट है इसमें भी 5G सर्विसेज दी जाएंगी, जिसमें हम रूरल इंडिया जो है, ग्रामीण भारत, उसको ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे। सो व्हाट इज दिस ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क? ऑप्टिकल फाइबर का बस मतलब ये समझिए कि लाइट के थ्रू सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जाता है और लाइट के थ्रू ही नेट वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके लिए केबल होती है ऑप्टिकल फाइबर की केबल, जिससे आपका सिग्नल जाता है, मान के चलिए नेट का सिग्नल जाएगा और आपके घर तक प्रोवाइड किया जाएगा। 5G हाई लेवल फॉर्म हो गया, फाइबराइजेशन हो गया, जिसमें फाइब्राइजेशन क्या होता है? फाइब्राइजेशन का मतलब हो गया फैब्रिकेट करना प्रोडक्ट्स को। मतलब अब 5G का सिस्टम 5G जिसपे चलेगा, फॉर एग्जांपल मोबाइल पे, उसका अपना भी तो मदरबोर्ड होगा ना मोबाइल का कुछ, उसमें जो फैब्रिकेशन किया जाएगा वो सब 5G के हिसाब से किया जाएगा। तो 6th जनरेशन भी आने वाला है जो कि सक्सेसर होगा 5G का, जिसमें और ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसीज को हम यूज करेंगे विद अ ग्रेट स्पीड। फ्रिक्वेंसी मान के चलिए आपकी 3 टेराहर्ट्ज तक चली जाएगी, लेटेंसी और कम हो जाएगी, 1 मिलीसेकंड तक की रह जाएगी। ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए, एज कंप्यूटिंग के लिए, सबके लिए यूज हो पाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने भारत 6G का अलायंस भी लॉन्च किया है। भारत 6G अलायंस में पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सब मिलकर 6G के लिए काम कर रहे हैं। फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की बात करेंगे। देखिए, अल्फाबेट ने प्रोजेक्ट तारा के अंदर ये कहा है कि जल्द ही आपका फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन जो है उसको यूटिलाइज किया जाएगा। अब ये होता क्या है? सबसे पहले तो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपको बोला, उसको समझिए। स्टैटिक में ऑलरेडी हम इसको कवर कर चुके हैं। बेसिक ऑफ साइंस के जो वो है आपकी प्लेलिस्ट, उसके अंदर आपको वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें बेसिक्स जो है साइंस एंड टेक के उसके लेक्चर्स पड़े हुए हैं।
तो ध्यान से समझिए क्या है। देखिए, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का मतलब लाइट के थ्रू सिग्नल जाएगा, है ना, लाइट के थ्रू ही इंटरनेट आपके घर तक पहुंचेगा, और उस लाइट को पास होने के लिए चाहिए होगी एक केबल, जिसको बोलेंगे ऑप्टिकल केबल, ऑप्टिकल फाइबर की केबल, है ना, इसी से जाएगा सिग्नल। और इसमें क्या होता है, डिस्टॉर्शन नहीं हो पाता, क्योंकि केबल के थ्रू आपके पास पहुंच रहा है, स्पीड बहुत हाई रहती है। अब ये तो हो गया ऑप्टिक फाइबर के थ्रू जाना। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन फ्री स्पेस का मतलब क्या, कि हम लोग लाइट यूज करेंगे, लाइट के थ्रू ही इंटरनेट जाएगा आपके घर तक, आपकी जगह तक, लेकिन इसमें केबल का यूज नहीं होगा। तो जब केबल का यूज नहीं होगा तो विद इन द फ्री स्पेस लाइट के जो पार्टिकल्स हैं, क्या कहते हैं लाइट के पार्टिकल्स को, फोटॉन्स, वो ट्रेवल करेंगे और इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करेंगे। सो फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन एक आउटडोर ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन है, ऑब्वियसली बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग द वायर। शॉर्ट डिस्टेंस है, मतलब हम लोग कम डिस्टेंस में इसको कवर कर सकते हैं, ज्यादा लंबे डिस्टेंस पे तो नहीं भेज सकते, क्योंकि लाइट कितने लंबे डिस्टेंस तक चली जाएगी हमें तो पता नहीं होगा, है ना, कितना लंबा डिस्टेंस तय कर पाए। तो अभी के लिए शॉर्ट डिस्टेंस को बोला जाता है। लार्जली इंडोर ही होता है, कमरे के अंदर ही हो पाएगा जहां पे लाइट हो। क्योंकि देखिए, मान के चलिए आपके कमरे में ट्यूबलाइट लगी हुई है, ट्यूबलाइट जो है उसी से लाइट निकल रही है, फोटॉन्स, है ना। हम क्या करेंगे, इसी ट्यूबलाइट के फोटॉन्स को यूज करके आपका जो नेट का सिग्नल है उस पूरे कमरे में प्रोवाइड करेंगे। जब आप इस लाइट को ऑफ कर देंगे ना, तब फोटॉन्स भी खत्म, तो मतलब लाइट नेट का सिग्नल भी आना बंद। ये समझिए, इसको बोलते हैं लाइट फाइडेलिटी। तो एक होता है वाईफाई यानी कि वायरलेस फाइडेलिटी, एक होता है लाइट फाइडेलिटी। वायरलेस फाइडेलिटी में हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको यूज करते हैं, रेडियो वेव्स कह लीजिए, जिसके थ्रू आपका सिग्नल वगैरह इंटरनेट चलता है। लाइट फाइडेलिटी में हम लोग लाइट यूज कर रहे हैं जो कि सिग्नल के तौर पे काम कर रही है। तो बस लाइट फाइडेलिटी का ड्रॉबैक ये है कि लाइट जगा के रखनी पड़ेगी, क्योंकि लाइट जगी हुई से ही फोटोन लिए जाएंगे, उसी फोटोन से ही आपका वाईफाई, आपका जो नेट का कनेक्शन है वो कमरे के अंदर घूमेगा। इंडोर इसलिए क्योंकि इंडोर के अंदर लाइट ज्यादा रहेगी, इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी, फोटोन ज्यादा रहेंगे, तो हाई स्पीड रहेगी, इसलिए कहा जा रहा है। लाईफाई में लाइट को यूज किया जाता है, ये लाइट विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम की होनी चाहिए। इसके अलावा इनविजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। तो ध्यान रखेंगे, इसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है ट्रांसमिट कर सकते हैं। ब्लूटूथ से तो फास्ट ही होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस लाइट के फोटोन के साथ हो ही नहीं सकता। इसके अलावा लाइन ऑफ साइट की टेक्नोलॉजी है। लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या होता है, कि लाइन ऑफ साइट का मतलब जहां पे सेंडर है और जहां पे रिसीवर है जो सिग्नल को रिसीव करेगा, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने में होने चाहिए, बस ये मतलब है। डाटा, वॉइस और वीडियो कम्युनिकेशन इसमें की जा सकती है। 10 गीगाबाइट्स पर सेकंड तक का स्पीड इसमें अचीव किया जा सकता है। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल की तरह ही है। डिफरेंस ये है कि इसमें जो ऑप्टिकल बीम्स है, यानी कि जो आपकी लाइट है, वो किसी केबल से पास ना होकर कहां से निकल रही है, फ्री एयर, हवा में ही निकल रही है। जबकि ऑप्टिकल फाइबर केबल में हम लोग ऑप्टिकल फाइबर या ग्लास से बनी हुई फाइबर की तार जो है उसको यूज करते हैं। एडवांटेज क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है, काफी ज्यादा हाई स्पीड देता है। एप्लीकेशन मिलिट्री बेस में यूज होता है, टेलीकम्युनिकेशन में यूज होता है। चैलेंजेस क्या है, अगर फॉग है, हेज है, धुंध है, तो आम सी बात है लाइट के फोटॉन्स तो दिखेंगे नहीं, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे, तो उससे सिग्नल जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। बर्ड्स अगर फ्लाई कर रहे हैं तो उनको बहुत ज्यादा इंटरप्शन फील होगा, बर्ड की वजह से, बर्ड्स की फ्लाइंग की वजह से भी सिग्नल में इंटरप्शन आ सकता है। लाइट के मतलब जो पार्टिकल्स हैं उनमें मतलब डिस्ट्रप्शन क्रिएट हो सकता है। इसके अलावा बेटर मिरर कंट्रोल इसके लिए चाहिए होगा, मोशन डिटेक्शन कैपेबिलिटी इसके लिए चाहिए होंगी। अर्लियर अल्फाबेट ने, मतलब अल्फाबेट ने इससे पहले क्या किया था, नेट को डिलीवर करने के लिए प्रोजेक्ट लून चलाया था। लून को मतलब मान के चलिए लिया गया है वर्ड बैलून से, जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए स्ट्रेटोस्फीयर है ना, आपकी ट्रोपोस्फीयर से ऊपर वाली लेयर, उसमें बहुत सारे बैलून्स जो थे उनको कनेक्ट करके छोड़ा गया था। उन बैलून्स के थ्रू हम क्या कर रहे थे, इंटरनेट की सर्विस जो थी वो नीचे प्रोवाइड कर रहे थे। ये था प्रोजेक्ट लून। अब इन्होंने क्या चलाया है, आपका ये फ्री स्पेस ऑप्टिकल फाइबर चलाया है। स्टारलिंक सैटेलाइट जो है ये स्पेसएक्स का प्रोजेक्ट है। स्टारलिंक के थ्रू हम क्या करेंगे, रिमोट लोकेशंस जहां पे नहीं इजीली एक्सेस हो सकता आपका इंटरनेट, वहां पे स्टार्स यानी कि तारों की मदद से ही आपस में कनेक्शन बिठा के स्पेस के अंदर, मतलब आप ऐसे समझिए कि सैटेलाइट्स होंगे छोटे छोटे जो कि स्टार जैसे गेज करते हुए नजर आएंगे, उनको आपस में मतलब उनको आपस में जोड़ दिया जाएगा स्पेस के अंदर। वही सीधे सीधे सैटेलाइट जो है रिमोट एरियाज में इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इसको बोलते हैं स्टारलिंक सैटेलाइट, बट दिस इज नॉट मच प्रैक्टिकल क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है। अब लाइट फाइडेलिटी और वाईफाई का कंपैरिजन अगर देखें तो स्पीड आपकी जो है वो लाइफाई में ज्यादा रहेगी, क्योंकि आम सी बात है बंद कमरे के अंदर रहेगा, मतलब कम लोगों के पास एक्सेस रहेगा, तो ज्यादा स्पीड में वर्क करेगा। और लाइट में डिस्टॉर्शन नहीं होता, वाईफाई में डिस्टॉर्शन का चांस रहता है। मीडियम ऑफ डाटा ट्रांसफर जो है वो लाइफाई में लाइट रहती है, और वाईफाई में हम रेडियो स्पेक्ट्रम, रेडियो वेव्स यूज करते हैं। स्पेक्ट्रम का रेंज लाइफाई में ज्यादा है, क्योंकि हम इसमें विजिबल स्पेक्ट्रम और इनविजिबल दोनों ही यूज कर सकते हैं, लेकिन वाईफाई के अंदर हम केवल विजिबल वाला स्पेक्ट्रम जो है उसी में सिग्नल ट्रांसफर कर सकते हैं। कॉस्ट की बात करें तो लाइफाई ज्यादा चीप है एज कम्पेयर टू वाईफाई। नेटवर्क की बात करें तो पॉइंट टू पॉइंट दोनों ही है,
ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी की बात करें तो हाई फ्रिक्वेंसी लाइट वाले की है, ना कि वाईफाई की। ये कंपैरिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स का पॉइंट यहीं से निकल के पूछा जा सकता है। अगली बात करेंगे ऑर्गेनिक एलईडी यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड की, ओलेड। अभी आपने देखा होगा ना, कभी हम टीवी लेने जाते हैं तो टीवी लेने वाले बेचने वाले जो होते हैं वो सडनली आके बोलते हैं इसकी स्क्रीन बहुत अच्छी है सर, ये ले लीजिए, ओलेड है ना। यही ओलेड की बात हम करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के द्वारा ओलेड मटेरियल जो है उसको डेवलप किया गया है। ये एक फ्लैट लाइट एमिटिंग टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक थिन फिल्म, मतलब मान के चलिए आपके पास दो कंडक्टर हैं, आपने उन दो कंडक्टर्स के बीच में क्या किया, पतली पतली फिल्म जो है ऑर्गेनिक उनको प्लेस करना शुरू कर दिया, ठीक है। और ये पतली पतली जो फिल्म बनाई गई हैं ये प्लास्टिक सबस्ट्रेट को यूज करके, प्लास्टिक के मटेरियल को यूज करके बनाई गई हैं। अब दो कंडक्टर के बीच में जितनी ज्यादा आप लेयरिंग कर देंगे उतना ज्यादा मतलब रोशनी जो है वो एमिट होके स्क्रीन पे आएगी। जब इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा तो बहुत ब्राइट लाइट जो है वो हमें उभर के देखने को मिलेगी। इसका डिस्प्ले काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है। एमोलेड भी आती है इसके अंदर और आपकी सुपर एमोलेड भी आती है। एमोलेड का मतलब एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक एलईडी, और सुपर एमोलेड मतलब हम लोग मोबाइल टेलीविजन पे ये वाली स्क्रीन जो है वो यूज करते हैं। मैट्रिक्स मतलब किस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है प्लास्टिक सबस्ट्रेट का या फिर ऑर्गेनिक फिल्म्स का, इसी हिसाब से एमोलेड और सुपर एमोलेड इसको बोला जाता है। तो हमारे पास ऑलरेडी ओलेड से पहले भी टेक्नोलॉजीज थी है ना स्क्रीन के लिए, जैसे एलसीडी थी, फिर एमएलईडी थी। एलसीडी माने लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब इनका डिफरेंस या कंपैरिजन क्या है, सबसे पहले पिक्सल टाइप की अगर बात की जाए तो एलसीडी के अंदर बैकलिट डिस्प्ले होता है, मतलब इसके बैक में एक सिस्टम लगा होता है जिसकी वजह से लाइट एमिट होती है एलसीडी के अंदर। ओलेड का क्या है, खुद से डिस्प्ले इसका जनरेट होता है, मतलब इसमें सिर्फ करंट पास कीजिए खुद से ये जग जाएगी, देयर इज नो नीड ऑफ एनी बैक काइंड ऑफ सिस्टम। एमलेट की बात करें तो इसका भी खुद से ही डिस्प्ले होता है, मतलब ऐसा नहीं है पीछे कुछ मदरबोर्ड या कुछ चीजें चिप्स वगैरह लगी हुई होंगी। एलईडी मेकअप मटेरियल देखा जाए तो एलसीडी के अंदर और एमएलईडी के अंदर इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। इनऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब आप ऐसे समझिए कि हम लोग इसमें फैब्रिकेटेड शीट्स होगी सिलिकॉन्स वगैरह की जो कि अच्छे कंडक्टर्स हो, उन सारे मटेरियल्स को यूज करेंगे, ठीक है, बनाने के लिए एलईडी। लेकिन ओलेड में हम ऑर्गेनिक मटेरियल सीधा सीधा यूज करेंगे, सीधा सीधा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट हो गए, प्लेट्स हो गई, उनको यूज कर लिया जाएगा और दो कंडक्टर्स के बीच में उनको प्लेस कर दिया जाएगा। ब्राइटनेस किसकी हाई होगी, एलसीडी की हाई होगी, एमएलईडी की उससे भी हाई होगी, ओलेड की थोड़ी सी ब्राइटनेस इनके कंपैरिजन में कम होती है। लाइफ स्पैन की अगर बात करें तो ओलेड का लाइफ स्पैन भी कम है, लेकिन जबकि एलसीडी का और एलईडी का लॉन्ग है। अब बात करते हैं रिस्पॉन्स टाइम की। रिस्पॉन्स टाइम जो है वो स्लो है किसका, एलसीडी का। फास्ट है सबसे ज्यादा एमएलईडी का और मीडियम है आपका ओलेड का। कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज में सबसे पहली न्यूज है मेटावर्स की। 3D इनेबल्ड वर्चुअल रियलिटी स्पेस जो है वो हाल फिलहाल डेवलप की गई है। इसमें आप क्या करेंगे, आप रियल वर्ल्ड का जो रेप्लिका है उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, स्पेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। देखिए वर्चुअल वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, वर्चुअल वो जिसको आप रियलिटी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। आपने कभी मॉल वगैरह में जाते हैं, ऐसा होता है ना, चेयर पे आपको बिठा देते हैं, अंडे जैसी शेप की चेयर होती है जिसमें आपको चश्मे लगा देते हैं और आपको ऐसा फील होता है कि आप रोलर कोस्टर राइड ले रहे हैं। आप चिल्लाते भी हैं क्योंकि आपके मतलब वर्चुअल रियलिटी का वो ग्लास लगाया होता है आपके चेहरे पे, आपकी आंखों के ऊपर। ये है वर्चुअल रियलिटी जिसमें रियल टाइप का आपके साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, आपको पता है सब कुछ वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर हो रहा है। इसमें आपको लाइफ लाइक एक्सपीरियंस मिलता है पर ऑनलाइन मिलता है। तो मेटावर्स क्या है, यूनिवर्स तो आप सबको पता है और मेटावर्स भी सबको पता है जिन्होंने वो मूवी देखी है। कौन है वो, डॉक्टर स्ट्रेंज की एक मूवी थी है ना, किसी को पता हो तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मेटावर्स माने हम ये कहते हैं कि यूनिवर्स जो है इसमें बहुत सारे एक यूनिवर्स तो मतलब नहीं है, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सेस मतलब ब्रह्मांड में एक तरीके से बसे हुए हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं मेटावर्स। तो ये जो मेटावर्स का एक्सपीरियंस है अब ये वर्चुअल रियलिटी के थ्रू मिल पाएगा लोगों को, इसी का स्पेस बिल्डअप किया गया है। बनाने के लिए 4 लेयर है। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर बनाई गई है जिसमें कि नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया जाता है आपके डिवाइसेस को। फिर वर्चुअलाइजेशन की इंजन लेयर है जिसमें प्रोग्रामिंग की जाती है। फिर इंटरफेस और असेस की लेयर है जिसमें जो यूजर है वो सीधा मेटावर्स को असेस कर सकते हैं। फोर्थ लेयर है यूजर एक्सपीरियंस की लेयर जिसमें सीधा सीधा आप सेल कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, स्टोरेज कर सकते हो, मतलब वर्चुअल रियलिटी में आप पहुंच चुके हो। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, एक होती है वर्चुअल रियलिटी, एक होती है ऑगमेंटेड रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी में आपका फिजिकल स्पेस के साथ कोई इंटरकनेक्शन नहीं होता। ऑगमेंटेड रियलिटी में आप फिजिकल स्पेस के साथ भी रहते हो प्लस आप वर्चुअल रियलिटी के साथ भी रहते हो, ठीक है। वर्चुअल का मतलब सीधा सीधा कंप्यूटर पे ही है सब कुछ, मतलब ऑनलाइन फॉर्मेट में ही है, रियलिटी से कुछ इसका कनेक्शन नहीं है। भारोस की बात करेंगे, मेड इन इंडिया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आईआईटी मद्रास के द्वारा ये हाल फिलहाल डेवलप किया गया है जिसका नाम है भारोस। इसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा फंड किया गया। ये जो आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें कोई भी डिफॉल्टी ऐप नहीं आएगी, मतलब ये नो डिफॉल्ट ऐप का है, यानी कि इसमें आपको फोर्स नहीं किया जाएगा कि कुछ ऐसा होता है ना, आप कोई फोन लेते हैं
जिस फोन को भी लेते हैं उस कंपनी की कुछ स्पेसिफिक एप्स तो हमेशा फोन के अंदर रहती ही हैं, आप उनको हटा नहीं सकते। लेकिन इस केस में कोई भी डिफॉल्ट ऐप आपको नहीं मिलेगी। इसमें नेटिव ओवर द एयर का यानी कि नोटा का ऑप्शन है, जिसमें आपकी डिवाइस और ज्यादा सिक्योर रहेगी जब आप अपडेट करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल कार्ड्स की। सिम कार्ड एक माइक्रोचिप होती है जिसमें जो कि आइडेंटिफाई करती है कि एक गिवन नेटवर्क, सेलुलर नेटवर्क जो चल रहा है उसके अंदर आपका सिम कौन सा है, आप कौन से सब्सक्राइबर हो, ठीक है, वोडाफोन के हो, एयरटेल के हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैंडेटरी होता है ये आपके मोबाइल फोन को वर्क करने के लिए, क्योंकि सिम डालेंगे तभी आपका मोबाइल फोन आसपास के किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट होगा। ये नेटवर्क जो है ये ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स पे वर्क करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं जिसमें एक आपका खुद का आईडी नंबर होता है, साथ में आपका IMSI नंबर होता है जो कि इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी है। हर एक इंडिविजुअल की अलग होती है। लेटेस्ट वर्जन सिम का लॉन्च हुआ था ई सिम, मतलब एम्बेडेड सिम इसको कहते हैं, जिसमें क्या होगा कि अभी तो सिम हमें डालना पड़ता है ना फोन में, एम्बेडेड का मतलब कि हार्डवेयर में ही आपका सिम जो है वो लगा हुआ आएगा फोन के अंदर, परमानेंटली आप उसको एम्बेड कर सकते हैं मदरबोर्ड के अंदर। आपका जैसे फोन है उसमें मदरबोर्ड होगा, आपकी वॉच जो है डिजिटल उसमें मदरबोर्ड होगा, उनमें आप सिम को एम्बेड कर सकते हैं, परमानेंट उसमें टांका लगा के जोड़ दिया। तो ट्रेडिशनल सिम कार्ड से ये थोड़ा डिफरेंट है। अब इसमें टेलीकॉम ऑपरेटर जो होते हैं वो यूनिक आइडेंटिफायर के तौर पे काम कर सकते हैं आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि आपका सिम एम्बेडेड है। इसके अलावा मदरबोर्ड जो है वो अलाउ करता है रीप्रोग्रामिंग करना, सिम का रीप्रोग्रामिंग जो है वो इसमें किया जा सकता है। पहले क्या होता था कि आपको मतलब फोन को स्विच ऑफ करना पड़ता था, सिम निकालना पड़ता था, फिर दूसरे यूजर का जो सिम है, मतलब मान के चलिए आप वोडाफोन से शिफ्ट करना चाहते हो एयरटेल पे, वो डालना पड़ता था एयरटेल का, है ना। अभी तो चलो पोर्टिंग वगैरह होने लगी, लेकिन अभी भी आपको ऐसा सिम में मतलब थोड़ा सा कनेक्शन देने में दिक्कत आती है। लेकिन आपका सिम अगर इम्बेड है, फ्यूचर में आपने सोचा कि मुझे इसको एयरटेल नहीं इसको वोडा करना है या कुछ और करना है, तो रीप्रोग्रामिंग से वो चीज हो सकती है। आपको फिजिकल सिम कार्ड को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहली बार 2012 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसके अलावा कुछ कंट्रीज में अभी भी इसको यूज नहीं किया जा रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में इसमें ज्यादा एक्सेसिबिलिटी है, ज्यादा स्विचिंग कार्ड का पॉसिबिलिटी है, तो इसको यूज किया जाएगा। गेट कीपर्स की बात करेंगे, 6 बड़ी कंपनियां एप्पल, अमेजॉन, अल्फाबेट, बाइट डांस, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट, इनको यूरोपियन यूनियन ने गेट कीपर्स कहा है। गेट कीपर्स का मतलब यूरोपियन यूनियन का कहने का मतलब ये है कि ये कंपनीज जो है इनको हाईएस्ट लेवल ऑफ स्क्रूटनी फेस करनी पड़ेगी, किसके अंदर, डिजिटल मार्केट एक्ट के अंदर। ये मार्केट एक्ट यूरोपियन यूनियन लेके आया है। अगली बात करेंगे माया ऑपरेटिंग सिस्टम की। साइबर अटैक बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण हम लोगों ने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा डिफेंस जिसको बोलते हैं, उसमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को ना यूज करके खुद का माया ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड अप किया है। ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर हुआ है। नया ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म उबुंटू के अंडर है। इसमें मतलब बोल सकते हैं मिलिट्री का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, जिसमें आप रीयूज कर सकते हैं, मतलब एडिटिंग कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये एक एंड पॉइंट डिटेक्शन और प्रोटेक्शन सिस्टम है। इसके अलावा इसमें चक्रव्यूह को भी इंस्टॉल किया गया है। चक्रव्यूह को इस तरीके से समझिए कि एक तरीके का मेलवेयर अटैक से बचने वाला आपका सॉफ्टवेयर है जो कि इसी के अंदर मिलेगा। वायरलेस वाइब्रेशन सेंसर की बात करेंगे, इजराइल डिफेंस फोर्सेस के द्वारा वायरलेस वाइब्रेशन सेंसर्स जो है उनको यूज किया जा रहा है ताकि अंडरग्राउंड जो टनल्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। अब ये वायरलेस वाइब्रेशन सेंसर्स क्या करेंगे, ये आपके सिस्टम पे डाटा भेजेंगे विद द इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी, और IoT जो है वो इस डाटा को असेस करेगा और बाकी डिवाइसेस पे सीधा सीधा उसका सिग्नल भेज देगा। इसमें डाटा की वाइब्रेशन से ही आप सीधा सीधा सेंस कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे एक्सीलरोमीटर जो है, मतलब कहाँ कहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं ब्लास्ट के पॉइंट लगाए गए हैं। ऐसा होता है ना, धरती के अंदर ही माइंस बिछाई होती हैं, तो अंडरग्राउंड टनल्स को आइडेंटिफाई करना, माइंस को आइडेंटिफाई करना, ये सब वाइब्रेशन सेंसर से अब पॉसिबल हो पाएगा। ये सेंसर वर्क कैसे करते हैं, एक्सीलरोमीटर नाम का सेंसिंग कंपोनेंट इसके अंदर लगा होता है। एक्सीलरोमीटर पे पिछले साल ही यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीलिम्स के अंदर, है ना। एक्सीलरोमीटर कहीं कहाँ कहाँ यूज होता है, एक तो कार क्रैश और कॉलिजन के टाइम पे यूज होता है। जैसे ही कार क्रैश होने वाली होती है तुरंत ही एयर बैग्स आपके खुल जाते हैं एक्सीलरोमीटर के कारण, क्योंकि एक्सीलरोमीटर सेंस कर लेता है। उसके बाद अगर आपका लैपटॉप गिरने वाला होता है ग्राउंड की तरफ, तो इमीडिएटली उसका जो हार्ड ड्राइव है वो बंद हो जाता है। ये डिटेक्ट किसने किया कि फॉल होने वाला है लैपटॉप, ये एक्सीलरोमीटर ने किया। इसके अलावा आपका स्मार्टफोन थोड़ा सा आप टिल्ट करते हैं तो डिस्प्ले तुरंत ही आपका चेंज हो जाता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड में, ये डिटेक्शन भी एक्सीलरोमीटर से ही होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग स्पेस की न्यूज के बारे में। स्पेस सेगमेंट पे आ गए। सबसे पहले है चंद्रयान 3। देखिए चंद्रयान 3 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से सक्सेसफुली कंडक्ट करके लॉन्च कर दिया गया। इसके लिए जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 को यूज किया गया है, जिसको हम LVM3 के नाम से अब जान रहे हैं। इसमें कौन कौन सी चीजें यूज की, लैंडर यूज किया, रोवर यूज किया, प्रोपल्शन का मॉड्यूल यूज किया, ऑर्बिटर को यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि इससे पहले याद होगा आपको चंद्रयान 2 हम लॉन्च कर चुके थे। चंद्रयान 2 के अंदर जो ऑर्बिटर गया था हमने उसी ऑर्बिटर को यूज कर लिया।
उसका ही काम ले लिया, क्योंकि चंद्रयान 2 इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, उसका लैंडर और रोवर जो था वो काम नहीं किया था। तो लैंडर रोवर हमने नया बना लिया, चंद्रयान 2 वाला ऑर्बिटर हमने यूज कर लिया। अब ये ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर क्या होते हैं इसको बहुत आसानी से समझिएगा। ऐसे आपका मून है, ऑर्बिट होता है चक्कर काटना, तो इसका जो चक्र काटेगा जो मॉड्यूल या जो सैटेलाइट मून को ऑर्बिट करेगा उसको कहेंगे ऑर्बिटर, और इसके ऊपर जो लैंड करेगा उसको कहेंगे लैंडर। लैंडर से बाहर निकलकर रोबोट जो घूमेगा उसको कहेंगे रोवर। ठीक है, ये तीन चीजें आपकी इसमें यूज की गई हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल हमने एक्स्ट्रा यूज किया है। अब इसमें किया क्या जाएगा, किया क्या गया, इसमें हम लोग सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग किए हैं लूनर सरफेस के ऊपर। सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब क्या होता है, देखिए ऐसी चंद्रमा है, यहाँ पे सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है ना, हमने जो भेजा है, सडनली इसने यहाँ से पत्थर फेंक के मारा, ये जो फेंक के मारी चीज है वो होगी आपकी हार्ड लैंडिंग। पर हमें तो सॉफ्ट लैंडिंग करनी है, हम सडनली फेंक के नहीं लैंडर को मारेंगे, हम धीरे से लैंडर को यहाँ पे लैंड करवाएंगे। ठीक है, ये होती है सॉफ्ट लैंडिंग, जो कि बहुत टफ होती है। इसी की वजह से चंद्रयान 2 सक्सेसफुल नहीं हो पाया था पहले, लेकिन अब सेफ लैंडिंग हम कर चुके हैं और सॉफ्ट लैंडिंग भी हम कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोगों ने मून पे रोवर जो था उसको भी डेमोन्स्ट्रेट करवाया, कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट करवाए। इसमें होप एक्सपेरिमेंट जो था वो कंडक्ट किया गया था और वो बहुत सक्सेसफुल रहा। होप एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है कि अपने आप को जैसे ही लैंडर लैंड करने लगेगा ना, उससे पहले लैंडर खुद को 40 सेंटीमीटर के एलिवेशन पे रखेगा। क्यों उतनी ऊंचाई पे रखेगा, वो ऊंचाई पे रह के ना थोड़ा एरिया घूमेगा, बहुत लंबा एरिया घूमने के बाद वो अपने लिए स्पेस जो है उसमें चेक करेगा सबसे सेफ स्पेस कौन सी है लैंडिंग के लिए, तब वो लैंड करेगा सेफली। ठीक है, ये जो होप एक्सपेरिमेंट है ये फ्यूचर में हमारे मिशन के लिए भी काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। अब लैंडर पेलोड, रोवर पेलोड, प्रोपल्शन मॉड्यूल पेलोड, कौन कौन से पेलोड इसमें यूज किए गए, एक रामभा एलपी नाम का पेलोड, चेस्ते पेलोड, ILSA पेलोड, ये सब आपके यूज किए गए। जिसमें हम लोग क्या करने वाले थे, हम लोग लैंडिंग जो साइट थी उसकी सिज्मिसिटी चेक करते पहले लैंड करने से पहले कि वहां अर्थक्वेक तो नहीं आ रहा, थर्मल प्रॉपर्टी चेक करते, ये सारे पेलोड ये काम करने वाले थे। रोवर पेलोड में आपका AP एक्सेस और लिब्स लगा हुआ था। अब ये रोवर का काम तो यही था ना कि मतलब रॉबर्ट बन के चेक करना सारे मतलब मून के एरिया को, फिर वहां से सैंपल वगैरह कलेक्ट करना। तो इसमें इनका मेन पर्पस यही था कि चेक करना कि कौन कौन से एलिमेंट चंद्रमा के ऊपर पाए जाते हैं, लूनर सॉइल के बारे में चेकिंग करना। जो आपका लिब्स था उसका मेन पर्पस था मिनरल कॉम्पोजिशन जो है वो लूनर सरफेस की चेक करना, ताकि हम लोग अपनी स्टडी को एनहांस कर पाए। प्रोपल्शन मॉड्यूल में था आपका शेप, इसका फुल फॉर्म यहाँ लिखा गया है। शेप का मेन पर्पस क्या था, इसका पर्पस था कि प्लेनेट अर्थ किस तरीके से हमारी हैबिटेबल है, उसके साइंस को यहाँ पे, साइंस ये वाले साइंस है ना, उसके साइंस को, सिग्नेचर्स को यहाँ पे चेक करना कि मून के साथ उनका क्या लिंक है। नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ रेंज के अंदर ही हम इसको स्टडी करने वाले थे। प्रोपल्शन मॉड्यूल को हमने भेजा था चंद्रमा के ऊपर। अब चंद्रयान 3 की कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स, जैसे कि टेम्परेचर वहां पे चेस्ते पेलोड ने चेक किया कि 70 डिग्री का सेंटीग्रेड का टेम्परेचर वहां पे है। पहले ये माना जाता था कि टेम्परेचर जो है वो 20 to 30 डिग्री का सेंटीग्रेड ही होगा। एलिमेंट्स की बात करें तो आपका जो लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट था, इसने बोला कि लूनर सरफेस के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर सल्फर भी पाया जाता है साउथ पोल पे। इसके अलावा एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ये सब तो पाए ही जाते हैं। थिन प्लाज्मा आइडेंटिफाई किया गया आपका, ये की लैंगम्यूर प्रोब के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है। थिन प्लाज्मा, अगर प्लाज्मा है, प्लाज्मा का मतलब लाइट का कुछ ना कुछ वहां पे होना है ना, सॉरी प्लाज्मा का मतलब चार्ज्ड पार्टिकल्स वहां पे होना। सो अगर वहां पे प्लाज्मा है तो हम ये कह सकते हैं कि रेडियो वेव्स जो हैं वो स्पेस से आसानी से पास हो सकती हैं। इसी स्पेस से पास होते हुए लूनर सरफेस पे भी रेडियो वेव्स पाई जा सकती हैं। नेचुरल सिस्मिक एक्टिविटी जो है उसके लिए भी ILSA पेलोड भेजा गया था, जिसने बोला कि चंद्रमा के ऊपर भी अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी है। क्रेटर जो है चंद्रयान 3 रोवर ने आइडेंटिफाई किया। क्रेटर, आपको क्रेटर तो पता होगा, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, बस ऐसे समझिए, ऐसे गहरा गड्ढा। ठीक है, वॉल्केनो आने के बाद जो बनते हैं ना उसी को बोलते हैं क्रेटर। ऐसे वॉल्केनो होता है इस तरीके का, है ना, ऊपर से निकलता है आपका लावा, जब ये लैप्स हो जाता है अंदर की तरफ तो ऐसे गड्ढा बनता है, इसको बोलते हैं क्रेटर। अब बात करेंगे लूनर सॉइल की। प्रज्ञान रोवर ने आइडेंटिफाई किया कि लूनर का जो सॉइल है वो किस तरीके का है, जिसमें बोला गया कि पहले हम बोलते थे ये डस्टी है ना, लेकिन अब ये डस्टी नहीं है, ये काइंड ऑफ लंपी है। लंपी आप जानते हैं ना, थोड़ा मतलब गीला, चीकना, ऐसा कुछ। लूनर सॉइल में रेगोलिथ, फ्रेगमेंटल रॉक मटेरियल और अनकंसोलिडेटेड रॉक के पार्टिकल पाए गए हैं। और कहा जा रहा है कि लूनर सॉइल जो है वो किसी भी शेप, साइज में सॉर्ट आउट नहीं की जा सकती, डिफरेंशिएट नहीं की जा सकती, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। और जो कंपोनेंट है लूनर रेगोलिथ के, जो इसमें से पाई गई चट्टानों के कुछ पार्ट्स हैं, उनमें आपको
वॉल्केनिक ग्लासेस भी मिले हैं, उनमें आपको नजर आया है कि छोटे छोटे मिनरल के फ्रेगमेंट भी हैं, लेकिन एक पेक्यूलियर कंपोनेंट मिला है जो केवल इसी लूनर चंद्रमा पे मिलने वाली चट्टान के ऊपर ही मिला है। ये कंपोनेंट का जो एग्रीगेटेड बोल सकते हैं आप मटेरियल है, उसको कंबाइनली क्या बोला जा रहा है, एग्लोटिनेट। तो अगर आपसे पूछे ना एग्लोटिनेट कहाँ पे पाए गए हैं, तो केवल मून पे पाए गए हैं, और ये पेक्यूलियर एक्स्ट्राऑर्डिनरी काइंड ऑफ कंपोनेंट है जो केवल मून पे ही मिलता है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि प्रज्ञान रोवर जो था उसको इंडियन एम्ब्लेम और इसरो का जो लोगो था उसको लूनर सॉइल पे ड्रॉ करना था, लेकिन वो पॉसिबली कर नहीं पाया क्योंकि लूनर सॉइल डस्टी निकली नहीं। हाल फिलहाल की डेवलपमेंट में अगर देखें तो इसरो का जो चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल था जो वहां से सैंपल लेके आने वाला था वो रिटर्न हो चुका है। इसरो ने पहली बार ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि किस तरीके से ग्रेविटी की असिस्टेंस से आप किसी नियर बाय सेलेस्टियल बॉडी पे फ्लाई बाय कर सकते हैं। फ्लाई बाय का मतलब होता है घूम के वापस आ जाना, है ना। तो फ्लाई बाय करके घूम के वापस आने वाला प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है वो अब आ चुका है। कहां से, चंद्रयान से, आपके चंद्रयान 3 से, यानी कि आपके मून से। तो कुछ पुराने आपके लूनर मिशन, चंद्रयान 1 है 2008 में, चंद्रयान 2 आपका 2019 में आया था। चंद्रयान जो 1 था उसका मेन पर्पस क्या था कि हम लोग नियर और फार साइड जो है मून की उसका एटलस मैप तैयार करेंगे। वाटर वेपर इसने वहां पे डिटेक्ट किए और ये बोला कि वाटर आइस भी है नॉर्थ पोलर रीजन में। फिर ये भी बताया कि एक्सरे सिग्नल्स जो है वो वहां पे डिटेक्ट किए जा सकते हैं। अब चंद्रयान 2 जो था उसमें हम लोग लैंडिंग कर रहे थे, सॉफ्ट लैंडिंग जो पॉसिबल नहीं हो पाई, तो हमने वाटर की सिग्नेचर्स देखे वहां पे थोड़ा थोड़ा, ये देखा कि आर्गन 40 है वहां पे, क्रोमियम जैसे मिनरल्स जो है वो भी वहां पे पाए जा रहे हैं। हाल फिलहाल के कुछ और लूनर मिशन जो दूसरे कंट्रीज के हैं, जैसे कि साउथ कोरिया का दनूरी मिशन है, 2022 में आपका लॉन्च किया गया, ऑर्बिटर था ये। जापान का हाकुतु आर मिशन है जिसमें यूएई जो है वो जापान के साथ मिलकर पेलोड भेजेगा, 2022 में भेजा गया। रशिया का लूना 25 2023 में लॉन्च किया गया था। यूएसए का आर्टेमिस 2 जो है ये 2025 में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें कि क्रू यानी कि लोगों को भेजा जाएगा मून के अंदर। उसके अलावा इजराइल का बेरेशीट है 2025 में लॉन्च किया जाएगा। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन लूपेक्स नाम का एक मिशन है जो कि जाक्सा जापान की जो एजेंसी है और इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मिलकर लॉन्च करेंगे। चंद्रयान सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में अगर बात किया जाए तो सॉफ्ट लैंडिंग हम लोगों ने मून के साउथ पोल पे की है। शिव शक्ति पॉइंट उस जगह का नाम रखा गया है जहां पे आपका लैंडर तैनात हुआ, जाके पहुंचा। चंद्रयान 3 का लैंडर सबसे पहले जहां पे लैंड हुआ उसका नाम रख दिया गया शिव शक्ति पॉइंट, और हमारा लैंडर का नाम था विक्रम। हमारे रोवर का क्या नाम था, प्रज्ञान। ये चीज ध्यान रखिएगा। और चंद्रयान 2 का जो लैंडर था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, जहां पे वो लैंड करने वाला था वहां क्रैश हो गया था, तो जहां वो क्रैश हुआ था उसका नाम रख दिया तिरंगा पॉइंट। अगस्त 23 को हमारा ये सक्सेस हुआ चंद्रयान 3, तो हमने चंद्रयान 3 का लैंडर जब लैंड कर गया था अगस्त 23 को, उस दिन को हम सेलिब्रेट करेंगे नेशनल स्पेस डे के तौर पे। वर्ल्ड का सबसे पहला मिशन था ये जिसने सॉफ्ट लैंडिंग करी नियर द लूनर साउथ पोल, मतलब चंद्रमा के साउथ पोल पे हमने सॉफ्ट लैंडिंग करी है। इंडिया ऐसा चौथा कंट्री बना है जिसने मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करी है। इससे पहले आपका यूएसए, रशिया और चाइना ये चीज कर चुके हैं। इसके अलावा जापान 5वां कंट्री बना है जिसने सॉफ्ट लैंडिंग करी। जापान का एक मिशन था जिसका नाम है स्लिम स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। ये स्लिम मिशन जो था इसने लैंडिंग आराम से वहां पे कर ली। सॉफ्ट लैंडिंग वर्सेस हार्ड लैंडिंग यहाँ पे लिखी गई है। हार्ड लैंडिंग का मतलब होता है क्रैश लैंडिंग करना, जैसे मैंने बोला फेंक के ऐसे पत्थर मारेंगे तुरंत, है ना, हवा के सर्वे से ही सीधा सीधा फेंका जाएगा। अब सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है ग्रेजुअली लैंड करना, बहुत सेफ तरीके से लैंड करना, जिसमें बहुत सारे साइंटिफिक मेजरमेंट और टेस्ट करने पड़ते हैं लैंड करने से पहले। सॉफ्ट लैंडिंग के चैलेंज लिखे गए हैं। सबसे पहले तो टेरेन बहुत डिफिकल्ट है, हमें नहीं पता जहां हम लैंड करेंगे चंद्रमा के ऊपर वो कैसा एरिया होगा, क्योंकि हमने देखा तो है नहीं चंद्रमा को। डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इसके अलावा लैंडर जब आपका प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाता है, इस तरीके से ना जैसे यहाँ सैटेलाइट घूम रहा है, मिशन घूम रहा है हमारा, तो यहाँ पे प्रोपल्शन मॉड्यूल लगा हुआ है। इस प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होकर आपका लैंडर यहाँ पे लैंडिंग करने के लिए आ जाएगा। तो लैंडर जैसे ही सेपरेट होगा ना तो उसकी स्पीड, उसका डिस्टेंस सब वेरी करने लग जाता है। फिर उसको अपनी स्पीड कंट्रोल करनी पड़ती है। पहले वो बहुत तेजी से होता है, धीरे धीरे अपनी स्पीड कंट्रोल करके सेफ लैंड करता है, लेकिन से अपनी स्पीड कंट्रोल करना टफ हो जाता है क्योंकि मून के ऊपर कोई एटमोस्फेयर नहीं है, तो पैराशूट वर्क नहीं करते। लूनर डस्ट, बाकी मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ती है, जिस कारण जो आपका लैंडर होता है उसके अंदर जो कैमरे के लेंस है उनमें धूल मिट्टी आ जाती है, जिस कारण रीडिंग गलत वो दे सकता है, गलत रीडिंग के कारण क्रैश हो सकता है। चंद्रयान 3 ने ये सारी चीजें कैसे टैकल कर ली, देखिए हमने चंद्रयान 2 से पहले ही सीख लिया था कि हमें एक तो सबसे पहले बड़ी सी साइट देखनी है। पहले तो हमने छोटी साइट देख के वहां लैंड करा था, तो लैंडर को ज्यादा मौका नहीं मिला घूमने का, आगे चल के लैंड करने का। तो बड़ी साइट के कारण लैंडर को मौका मिल गया, ज्यादा टाइम मिल गया अपनी स्पीड कंट्रोल करने का, तो आराम से वो लैंड कर पाया। हम लोगों ने वेलोसिटी जो थी उसको इंक्रीज कर दिया, थ्रस्टर को इंप्रूव कर दिया था। पहले 5 लगाए थे, अब 4 लगाए। इसके अलावा
बड़े बड़े सोलर पैनल लगाए गए, बार बार टेस्टिंग करवाएगी ताकि एक्यूरेसी बनी रहे। साउथ पोल ही क्यों चुना हमने? देखिए मून का जो साउथ पोल है उसके कुछ एडवांटेज है, जैसे वहां की जो क्रेटर्स हैं वहां पे सनलाइट नहीं पड़ी बहुत सालों से, और ये परमानेंटली शेडोड क्रिएटर है, तो कहा जा रहा है कि इनमें इनफ वाटर हो सकता है, क्योंकि पानी इसीलिए पॉसिबल है, वहां सन की लाइट नहीं गई तो वेपोरेशन नहीं हुआ होगा। इसके अलावा पोजिशनल एडवांटेज है, फ्यूचर में हम लोग अगर स्पेस को एक्सप्लोर करते हैं तो हमें फायदा रहेगा। यहाँ कहा जा रहा है मरकरी, सिल्वर, बहुत सारे इसेंशियल रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे प्रीवियस स्पेस क्राफ्ट यहाँ पे लैंड कर चुके हैं। इसके अलावा इक्वेटोरियल रीजन पे भी बहुत सारी लैंडिंग हो चुकी है, साउथ पोल पे पॉसिबली ज्यादा नहीं हुई थी, तो बहुत सेफ था हमारे पास लैंड करना यहाँ पे, क्योंकि इक्वेटर के पास लैंड करना बहुत आसान होता है, साउथ पोल पे टफ होता है। और कहा यह जाता है सनलाइट जो है वो इक्वेटर पे बहुत अबंडेंस में है, तो आसानी से वहां लैंडिंग हो सकती है, लेकिन हमने साउथ पोल पे करी। सॉफ्ट लैंडिंग का यहाँ प्रोसेस लिखा गया है, कैसे पहले ब्रेकिंग होती है, उसके अलावा कुछ ऊंचाई पे, मतलब मान के चलिए आपका लैंडर जो है वो उड़ता रहता है, जगह ढूंढता रहता है, सरफेस को स्कैन करता रहता है, फिर धीरे धीरे अपना टर्मिनल डिसेंड करता है और फाइनली टच डाउन करके लैंड कर जाता है। या मून को यहाँ पे दे सकते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल मून का आपको नजर आ रहा होगा। चंद्रयान 3 यहाँ साउथ पोल पे लैंड किया और टाइको क्रेटर है इसके बिल्कुल पास में। इसके अलावा यहाँ पे कैपरनिकस क्रेटर होगी, आपकी सी ऑफ सैनिटी, ये सब इक्वेटर के पास के एरिया है, ठीक है। अब बात करेंगे टाइडल लॉकिंग की। देखिए इसरो ने पोस्टपोन कर दिया एक प्लान को कि जो विक्रम लैंडर है और जो रोवर प्रज्ञान हमने चंद्रयान 3 के लिए भेजे हैं वहां पे चंद्रमा के ऊपर, उनको ना हमें यहाँ पे वापस बुलाना है, तो ये प्लान अब पोस्टपोन कर दिया गया है। इनको रिवाइव नहीं किया जाएगा, मतलब उनको जिंदा कह सकते हैं आप, नहीं किया जाएगा दोबारा इतनी जल्दी। हम लोगों ने उनको सुला दिया है वहां पे। क्यों सुला दिया है? देखिए हम सबको पता है कि लूनर नाइट, मतलब जब चंद्रमा के ऊपर रात होती है ना, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाता है। इतने गिरे हुए टेम्परेचर में ये डिवाइसेस वैसे भी खत्म हो जाएंगे, तो हम लोगों ने क्या किया, इनको हाइबरनेशन में डाल दिया। तो जब भी मन होगा दोबारा हम इनको रिवाइव कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इनको रिवाइव नहीं कर रहे हैं, इसको डिले कर रहे हैं। चंद्रयान 3 का जो मिशन था वो सोलर पावर्ड था, है ना। जो मून के ऊपर जब भी डे लाइट आएगी तब ये आपके विक्रम और प्रज्ञान काम करेंगे, पर चंद्रमा के ऊपर डायurnal टेम्परेचर की रेंज जो है वो बहुत हाई है। ये क्या होता है, दिन के समय और रात के समय टेम्परेचर के बीच में कितना डिफरेंस है, तो इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है। कहा यह जाता है कि दिन के समय आपका जो टेम्परेचर है वो 250 डिग्री फॉरेनहीट 120 डिग्री सेल्सियस है, रात के समय आपका -130 डिग्री सेल्सियस है। कितना डिफरेंस, कितना वेरिएशन है ना। इस कारण से ये रात का जो इतना कम टेम्परेचर है, इसमें आपका प्रज्ञान और विक्रम सर्वाइव नहीं कर पाते, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको हाइबरनेशन में भेज दिया, सुला दिया। तो लैंडर और रोवर अभी क्या है, आपके हाइबरनेशन के अंदर है। सबसे ज्यादा हाई डायurnal टेम्परेचर रेंज इसलिए होती है वहां पे चंद्रमा के ऊपर, क्योंकि एक तो वहां एटमॉस्फेयर नहीं है, दूसरा मून की अर्थ के साथ टाइडल लॉकिंग है। अब ये टाइडल लॉकिंग क्या है ये समझिए। टाइडल लॉकिंग का मतलब क्या होता है कि जिस तरीके, ये आपकी धरती है, धरती का सैटेलाइट है आपका ये चंद्रमा। चंद्रमा जिस तरीके से रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, ऐसे अपना भी तो एक्सिस होगा ना जिसपे इस तरीके से रोटेट कर रहा होगा, अपने एक्सिस पे जो आपका मून रोटेट करता है, साथ ही साथ जो धरती के इर्द गिर्द में घूमता है आपका, ये दोनों पीरियड आपके लॉक है। जैसे मान के चलिए वो अपने, जैसे एक स्टेप मान के चलिए इस तरीके से है, वो अगर इतना घूमा तो इतना घूमने के साथ साथ वो आगे चला गया, फिर ऐसे अपने अराउंड जब स्पिन कर रहा है, जब अपने अराउंड रोटेट कर रहा है, तो साथ ही साथ अर्थ के भी बाजू में रोटेट कर रहा, रेवोल्यूशन में जा रहा है। तो क्योंकि अपने भी अराउंड घूम रहा है बिल्कुल उसी टाइम पे और साथ में रेवोल्यूशन का प्रोसेस भी फॉलो कर रहा है, तो हमें जो है चंद्रमा की केवल एक ही साइड दिखती है हमेशा, हमें दूसरी साइड कभी विजिबल ही नहीं हो पाती इस टाइडल लॉकिंग के इफेक्ट के कारण। तो ओनली वन साइड ऑफ द मून रिमेन्स विजिबल फ्रॉम द अर्थ। जो विजिबल साइड है हमारे लिए अर्थ से, जो हम मून को देख सकते हैं, उसको बोलते हैं नियर साइड ऑफ द मून। ये 60% है मून की, ये स्मूथ है, इसमें बहुत सारे थिन क्रस्ट है और वॉल्केनिक प्लेन्स भी बने हुए हैं। जो फार साइड है दूर वाली, वो हमने कभी देखी ही नहीं है, वो 40% है चंद्रमा का। ये दरअसल हमें कभी नजर ही नहीं आती क्योंकि हमारे साथ टाइडल लॉकिंग हो रखी है। लेकिन ये सनलाइट यानी कि सूर्य के लिए पक्का एक्सपोज होती है। कब होती होगी? जब न्यू मून आता है। अब ये न्यू मून और फुल मून क्या है आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, लेकिन स्टिल हम यहाँ देख लेते हैं। अब देखिए ये है आपका सन, ठीक है, ये है आपकी अर्थ और यहाँ कहीं पे आपका मून है। ये ऐसे घूम के मून घूमेगा, घूम के यहाँ कभी आएगा, है ना। तो मून जब यहाँ आएगा, पहले तो देखिए सन की रोशनी यहाँ पड़ेगी मून के ऊपर, रिफ्लेक्शन होके हमें यहाँ धरती पे मून नजर आएगा। तो हमें जो धरती पे इस तरीके से मून नजर आया, ये हो गया आपका फुल मून, ठीक है, जब हमें नजर आया। फिर घूम के जब आपका मून यहाँ पहुंचेगा ना, तब क्या होगा, सन की जो मतलब सन की लाइट्स जो है वो मून के ऊपर डेफिनेटली पड़ेंगी, लेकिन मून का रिफ्लेक्शन धरती पे नहीं आएगा। इसको बोलते हैं न्यू मून। न्यू मून का मतलब ये नहीं है नया नया चंद्रमा देखेंगे, उस दिन चंद्रमा हमें नजर ही नहीं आएगा आसमान के अंदर, इसका मतलब होता है न्यू मून, ठीक है। इस टाइम पे मून आपका धरती पे बिल्कुल इनविजिबल हो जाता है क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। फर्क तो देखिए, काम तो ऐसे ही करेगा ना, रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे लाइट रिफ्लेक्ट होकर आएगी तभी तो ऑब्जेक्ट नजर आएगा हमें धरती के ऊपर। पर क्योंकि अब लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, वो यहाँ पे आ गया, सीधा सीधा सन यहाँ पे है, यहीं से वापस चलेगी लाइट, तो यहाँ रिफ्लेक्ट होकर पड़ी ही नहीं, तो ये हो गया आपका न्यू मून। तो न्यू मून यहाँ पे भी अब देखिए
अब जब न्यू मून भी होता है, न्यू मून के टाइम पे इस तरीके से आपका चंद्रमा है, ये इस तरफ जो धरती की तरफ है वो है नियर साइड जो हमें नजर आती है हर बार, और दूसरी साइड है फार साइड जो हमें नजर नहीं आती। तो कभी ना कभी ये फार साइड जो है, यहाँ पे अब सन है, इसके एक्सपोजर में तो जा ही रही है ना, यही लिखा है कि ये जो सनलाइट है ये न्यू मून के फेज में कई बार दिखने को मिलती है चंद्रमा के फार साइड के ऊपर, लेकिन ये न्यू मून पे होता है, पर उस टाइम पे हम तो देख नहीं पाते भाई न्यू मून के टाइम पे चंद्रमा को, तो हम ये चीज जानते नहीं है। और ये कहा जा रहा है क्योंकि सनलाइट जो है वो पड़ती है आपकी किसके ऊपर, चंद्रमा के ऊपर, इसीलिए बोला जाता है कि जो आपका एरिया है ये फार साइड वाला, हम ये देख पाए हैं कि इसपे भी बड़े बड़े क्रेटर बने हुए हैं। चाइना का चांगी 4 नाम का लैंडर था, जो इकलौता ऐसा लैंडर है जिसने सक्सेसफुली मून के फार साइड पे लैंड किया है। इसके अलावा ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसके कारण भी कई बार क्या होता है, आपका फार साइड मून का धरती पे नजर नहीं आता और टाइडल लॉकिंग बनी रहती है। टाइडल लॉकिंग के कारण जो हमारा धरती है उसका जो स्पिन है ना, घूमना अपने ही एक्सिस के अराउंड, वो भी स्लो डाउन होता है, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। अब बात करेंगे लूनर डे क्या होता है। देखिए, एक सोलर डे होता है मून के ऊपर। सोलर डे मतलब जब आपका सूर्य जो है उसकी रोशनी चंद्रमा के ऊपर जाएगी, उसी को हम लूनर डे कहेंगे। अ मीन सोलर डे ऑन द मून इज नोन एज लूनर डे। तो ये वो टाइम है जब आपका मून जो है वो पूरा एक कंप्लीट रोटेशन जो है अपने एक्सिस के अराउंड कर लेता है, साथ ही साथ वो सन का भी पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। तो सोलर का जो मीन मतलब जो हमारा लूनर डे है या मीन सोलर डे है मून के ऊपर, जब आपका सूर्य नजर आएगा मून के ऊपर, वो 29.5 अर्थ डे है। यानी कि हमारी धरती जो है वो 24 घंटे में चक्र पूरा करती है सूर्य का, है ना, यही तो मतलब होता है। और इसी तरीके से मून जो है वो 29.5 टाइम आप अर्थ को सूर्य के अराउंड घुमा दो, तब जाके मून का एक चक्र जो है वो सूर्य के अराउंड पूरा होता है। डे लाइट ऑफ द मून या फिर लूनर डे जो है ये 2 हफ्ते के लिए रहता है, मतलब क्योंकि इतना लंबा चक्कर लगा के गया तो आम सी बात है 2 हफ्ते के लिए तो वहां रोशनी रहेगी ना, और 2 हफ्ते वहां पे लूनर नाइट रहती है। हमारे यहाँ तो 24 घंटे में दिन रात हो जाता है ना, वहां पे ये प्रोसेस 24 घंटे के अंदर नहीं होता। लूनर नाइट का इम्पैक्ट क्या होता है, लूनर नाइट की वजह से मून के मिशंस काफी ज्यादा शेप या इफेक्ट होते हैं, क्योंकि जब लूनर नाइट है तो बहुत टेम्परेचर डाउन है, मतलब बहुत ठंड है चंद्रमा के ऊपर। ठंडी के कारण ही तो विक्रम और प्रज्ञान को सुला दिया हमने, है ना। लो टेम्परेचर के कारण स्पेसक्राफ्ट जिंदा नहीं रह पाते, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट को जिंदा रखने के लिए चाहिए सोलर एनर्जी, सोलर पैनल लगे होते हैं उसके ऊपर। जब वो सोलर एनर्जी नहीं पहुंची तो जिंदा कहां से रहेंगे, इसीलिए उनको सुला दिया अभी के लिए, हाइबरनेशन में भेज दिया। इसके अलावा क्योंकि मून में एटमोस्फेयर नहीं है हीट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो और ज्यादा नाइट का टेम्परेचर फॉल हो जाता है, और बहुत ज्यादा यूनिक जो है, मतलब आप बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ टाइम लगता है चंद्रमा को ठंडा होने के लिए और गर्म होने के लिए भी।